सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आज का सेशन मालूम है सबको, रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल सब कुछ आपको मिल भी चुका था। सो फॉर अगेन आई एम रिपीटिंग कि दिस सेशन इज अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। सो ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे कि लास्ट सेशन में भी हम जब डिस्कस कर रहे थे, लास्ट 5 मिनट्स में जो डिस्कशन हो रही थी उसमें भी वी वर डिस्कसिंग कि व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। सो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? सो नॉर्मली लोगों को इट अकर्स आफ्टर 65 years एंड नॉर्मली जनरल एक क्राइटेरिया है लोगों में कि जब बोन वीक हो जाती है या बोन टूटने लगती है तो उसको ऑस्टियो हम लोग पोरोसिस बोलते हैं। सो ये जनरल थिंकिंग है। एंड देन इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन हम बोले तो ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें बोन फॉर्मेशन जो है वो आपकी सी व्हाट इज हैपेंस अ लिविंग टिश्यू। बोन क्या है? एक लिविंग टिश्यू है, तो उसमें दो चीजें होती हैं, बोन फॉर्मेशन होती है और बोन की फॉर्मेशन होती है और बोन जो खत्म भी होती है। मतलब इट्स अ बैलेंस बिटवीन द टू। जितनी बोन फॉर्म होगी उतनी बोन रिड्यूस होगी या उसको खत्म करने के सेल्स होंगे। तो डिजेनरेशन ये जब बैलेंस बीच में रहता है तभी एक प्रॉपर बोन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर अपना फंक्शन करती है। बट किसी भी रीजंस के कारण अगर ये बोन की जो फॉर्मेशन है वो कम होने लग जाए या हमारी बॉडी में से कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब ही ना हो, सो उसके काफी वेरियस रीजंस हो सकते हैं। I'll go through that also कि क्या क्या रीजंस है जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है। बट इतना भी समझिए कि अगर बोन की फॉर्मेशन हो ही ना और हमारी बॉडी में से कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब ही, उसकी बोन की कैपेबिलिटी खत्म हो जाए अपना कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की, तो बोन जो है वो पोरस हो जाती है। पोरस इन द सेंस कि उसपे छोटे छोटे छेद हो जाते हैं या जाली की तरह हो जाती है। एंड जब वो उसकी ब्रिटलनेस खत्म हो जाती है तो वो फ्रेजाइल हो जाती है। एंड देन उसकी टेंडेंसी, थोड़ा सा भी स्ट्रेस होने में उसकी टेंडेंसी होती है कि वो टूट जाए। सो ऑस्टियो मीन्स बोन एंड पोरोसिस मीन्स पोरस। सो बोन जब पोरस की तरह हो जाती है देन इट इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। तो नॉर्मली होती कहाँ है ऑस्टियोपोरोसिस? जो अच्छा, हर पेशेंट का डिफरेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है तो आपकी बोन टूट जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, आप जैसे ही आप बैठोगे भी तो कुछ हो जाए। हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, ग्रेडेशंस होती हैं, लेवल्स होते हैं। दे आर डिफरेंट, लाइक इन द मेडिकल कंडीशन इट इज नोन एज कि डिफरेंट स्कोर्स होते हैं जिसमें आपका डिटरमिन होता है कि बोन की डेंसिटी कितनी है, कितनी पोरस है वो। अगर बहुत ज्यादा पोरस है तब आपका ब्रिटलनेस आता है, अगर कम है तो उसको तो आप नॉर्मली अपनी एक्सरसाइजेस के थ्रू उसको टेक केयर कर सकते हैं, मेडिकेशंस भी है। सो अब ये देखना है कि व्हाट इज द लेवल, एक क्राइटेरिया होता है। डेक्सा स्कैन, अगर आपने सुना होगा इसके बारे में, डेक्सा स्कैन एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस डिटेक्ट करते हैं। बट उससे पहले क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है और कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है एंड यू शुड गो फॉर दिस डेक्सा स्कैन। तो सी ये सब चीजें जनरल पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आने वाले टाइम में ये चीजें और बढ़ती जा रही हैं। इवन यंगस्टर ऑल्सो, अर्लियर इट वॉज कि 65 years के बाद ही ये चीजें होती थी एंड फीमेल्स में ज्यादा होता था। बट नाउ इट इज बीइंग सीन कि यंगस्टर्स इवन 40 years, आफ्टर 40 years इट इज बीइंग डिटेक्टेड कि ऑस्टियोपोरोसिस है लोगों को। एंड even males also, they are also being diagnosed as osteoporosis. तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप सिम्टम्स जो हैं उनको देखिए, उनको अगर कोई आसपास भी आपको लगता है कि उनको भी इस तरह की चीजें आ रही हैं, सो देन प्लीज कंसल्ट योर फिजिशियन। एंड 65 years के बाद तो एक बार अपना जरूर डेक्सा स्कैन करवा लेना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स को पोस्ट मेनोपॉजल के बाद। तो
कराना ही चाहिए। ओके, डेक्सा स्कैन में कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे एक टी स्कोर करके होता है, उसमें अगर तो आपका लेवल -1 या -1 से ज्यादा है, देन आपकी बोन की डेंसिटी बिल्कुल ठीक है। ओके, बोन की डेंसिटी बिल्कुल ठीक है। -1 या उससे ज्यादा अगर आपका लेवल है तो यू आर ओके। बट अगर आपका -1 से 2.5 के बीच में है, -2.5, तो आपको ऑस्टियोपीनिया है। ऑस्टियोपीनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बोन पोरस नहीं होती है, बट उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, नॉर्मल से कम होती है, एंड चांसेस हो सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए। उस कंडीशन में आप अपनी एक्सरसाइजेस के थ्रू ऑस्टियोपोरोसिस को रोक सकते हो होने से। सो दैट इज एन इंडिकेशन। अगर -2.5 से भी कम है आपका, सो देन आपको डिटेक्ट होता है कि मेजरमेंट कैसे ऑस्टियोपोरोसिस। करेंगे उसको? ये मैम मेजरमेंट डेक्सा स्कैन की वैल्यूज जब आप डेक्सा स्कैन करवाते हो, सो इट्स अ सिंपल एक्सरे विद लो लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी, तो वहां पे आपको ये ग्रेडेशंस जो हैं वो पता चलती हैं। वहां पे उन टेस्ट की रिजल्ट्स में ये चीजें आपको पता चल जाती हैं, राइट? तो इट्स जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन मैंने दी है कि ये लेवल्स होते हैं जिसकी वजह से आपको, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोपीनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, दैट आल्सो आई हैव टोल्ड यू। सो ऑस्टियोपीनिया एक कंडीशन है, ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज है। सो अब वर्ल्ड WHO ने इसको एक डिजीज, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, इस तरह से ऑस्टियोपोरोसिस को भी एक डिजीज की तरह अभी मान लिया है, एंड इट इज क्योरेबल। आप मेडिसिन ले सकते हैं, अपना विटामिन डी लेवल आप अपना चेक करा सकते हैं, उसकी सप्लीमेंट्स होते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं, या फिर आप इनको सबसे अच्छी चीज ये होती है कि एक्सरसाइजेस, वो भी वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस जिसका ये सेशन है। सो वेट बेयरिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस में वंडर्स करती हैं। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत इजीली आप उस डिजीज से ओवरकम कर सकते हैं, उसको और ज्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं। तो these are the things। अच्छा, होता कहाँ है ऑस्टियोपोरोसिस के मेन जो वी कैन से दैट कि साइट्स कहाँ पे होते हैं नॉर्मली? वैसे तो पूरी बोन्स, हमारी पूरी बॉडी की बोन्स जो है वो ही वीक हो जाती हैं, बट जो मेन चीजें होती हैं दैट इज हिप जॉइंट। सो हिप जॉइंट एंड आपका जो स्पाइन है, स्पाइन में आपके जो वर्टिब्रास हैं उनमें डेंसिटी कम होने की वजह से वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसके कारण भी आपको जैसे ही रिब के आप कफ लेते हैं, कोई बंदा कफ ले, बहुत ज्यादा डेंसिटी उसकी कम है, तो कफ लेने से भी उसका फ्रैक्चर हो जाता है। या फिर अगर कुछ ऑब्स्टेकल आ गया एंड यू हैड अ फॉल, नॉर्मल केस में हम लोग अपने आप को बचा लेते हैं, या फिर हमारे रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, वी जस्ट कीप आवरसेल्फ प्रोटेक्टेड। बट इसमें क्योंकि जरा सा भी जर्क लगता है, जरा सा भी फॉल होता है, तो जैसे अगर आप हाथ के बाहर गिरे, इस तरह से गिरे, तो आपके रिस्ट का फ्रैक्चर हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि फॉल्स जितना हो सके अपने आप को, अगर यू हैव बीन डायग्नोज्ड एज ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस, तो फॉल्स जितना हो सके आप अपने सराउंडिंग्स को प्रिवेंटिव रखिए, एंटी स्किडिंग मैट्स रखिए वॉशरूम्स में। रात को स्पेशली, नॉर्मली क्या होता है कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड होती हैं जिससे रात को नींद आती है, नींद आने में प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं नींद की मेडिसिन। तो अवॉइड कीजिए रात को, अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तभी लीजिए, नहीं तो ड्राउजीनेस अगर होती है एंड यू गो टू द वॉशरूम, देन देयर आर चांसेस ऑफ फॉलिंग। देयर आर चांसेस ऑफ, ऐसे नहीं कहती हूँ फॉल हो ही जाता है, बट बिकॉज नींद में बंदा होता है तो चांसेस होते हैं फॉल करने के, एंड देन देयर मे बी चांस कि आप गिर जाएं एंड फ्रैक्चर हो जाए। तो दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपना ट्रीटमेंट प्रिवेंट फॉल कर सकते, उसके कुछ कुछ मेथड्स हैं वो आप कर सकते हो अपनी, जब भी सपोज आपने यू हैव बीन डायग्नोज्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस, डेंसिटी बहुत कम है, तो ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो
अपना स्पाइन को अच्छे से प्रोटेक्ट कीजिए। अब वो प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है? विद द हेल्प ऑफ लंबर सपोर्ट। कार में जा रहे हैं तो ऐसे नहीं जाना है, बिकॉज वो वेजेस, क्योंकि ऑलरेडी वो स्पाइन के वेजेस हुए हुए हैं, भुर चुकी है वो, तो उसको अच्छे से दुपट्टे से या फिर अपनी लंबर सपोर्ट से या बेल्ट से अच्छे से उसको सपोर्ट करके रखिए, पीछे कुशन रखिए, ताकि अगर बम्पी रोड है तो जर्क्स ना हो आपको। दूसरा, आप उसको और ज्यादा अगर कहीं पे बैठ रहे, पोस्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। अगर आपका पोस्चर करेक्ट है, आप सीधे होके बैठे हैं, आपका जो नेक है, आपका जो शोल्डर्स हैं, आपके जो स्पाइन है, अगर वो इरेक्ट है एंड कंफर्टेबली सपोर्टेड है, देन ऑल्सो इट हैज बीन सीन कि जो ऑस्टियोपोरोसिस के मतलब चांसेस ये होते हैं कि पोस्चर अगर करेक्ट होता है तो मसल्स अच्छे से वर्क करते हैं। तो ये कंडीशन तो हर एक में ही होता है कि इवन नॉर्मल इंसान जिनको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, उनका भी अगर पोस्चर खराब होगा तो मसल्स वीक होंगे ही। बट जिनको बिकॉज ये सेशन जो है ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर ही है, सो उनको ज्यादा ध्यान रखना है अपने पोस्चर के ऊपर। अब सिम्टम्स क्या होते हैं कि जिनमें आपको डिटेक्ट हो सकता है कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर बहुत आप थोड़ा सा भी आप गिरे हैं और आपकी फ्रैक्चर हो गया, मतलब इट इज नॉट एस्टिमेटेड कि फ्रैक्चर होना चाहिए, बट वो हो गया है, सो देन इट्स बेटर यू शुड गो फॉर डेक्सा स्कैन। दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि किन्हीं वजह से आपकी हाइट जो है वो छोटी हो गई, लाइक यू हैव रिड्यूस्ड योर हाइट, ये नॉर्मल चीजों, अब ऐसे तो है नहीं कि हमारी हाइट बढ़ती जाएगी एक लेवल तक आके वो रुक गई है, और अभी तक रुकी ही हुई है। बट अगर आपको किसी भी टाइम पे ऐसे लगता है या डिटेक्ट होता है कि हाइट कम हो रही है या हाइट में कुछ डिफरेंस आ रहा है, देन ऑल्सो इट इज एन इंडिकेशन कि कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपको हो। दूसरा, स्टूप पोस्चर मतलब कि अगर जैसे आई एम सिटिंग लाइक दिस, राइट, आई एम सिटिंग लाइक दिस, तो मेरा पोस्चर अपने आप विदाउट एनी कॉज मेरा पोस्चर इस तरह से हो गया है, लाइक स्पाइन जो मिड स्पाइन है वो इस तरह से हो गई है, दैट इज अ स्टूप पोस्चर। नॉर्मल केसेस में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, स्पाइन का जो एंगल है वो चेंज होता है, नो डाउट अबाउट दैट, बट अगर डेविएशन ज्यादा है देन ऑल्सो इट्स एन इंडिकेशन कि यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। सो ये सब चीजें थी कि अगर बैक पेन विदाउट एनी रीजन आपको बैक पेन हो रहा है, आपको कुछ कोई शैटिका नहीं है, कुछ नर्व इम्पिंचमेंट नहीं है, कुछ मसल की प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी बैक पेन हो रही है विदाउट एनी मेडिकल कंडीशन, देन ऑल्सो इट्स एन इंडिकेशन कि आपकी बोन्स वीक हो रही हैं एंड यू शुड कंसल्ट योर फिजिशियन कि व्हाई इट इज हैपनिंग। एंड ऑफ कोर्स अबव 65 इयर्स तो है ही कि एक बार करा लेना चाहिए। तो ये तो हो गए सिम्टम्स। और अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो गई है कि कॉजेस। हमने इतना डिस्कस कर लिया कि ऑस्टियोपोरोसिस ये होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ये तो उसके कॉजेस क्या हैं। सबसे पहला तो पोस्ट मीनोपॉजल है कि हमारी जो हम फीमेल्स, जब हमारा मीनोपॉज शुरू होता है तो जो प्रोजेस्टेरोन होता है, जो ईस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं जो हमारे हार्मोन्स को मेंटेन करते हैं, उनका लेवल कम हो जाता है। तो जब हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, सो देन there's an imbalance which happens in the bones, so start happening in the bones, so वो रीजन है। दूसरा है कि अगर बहुत टाइम से आप बेड रिडन है, किसी भी वजह से इमोबिलाइजेशन है, तो उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज, वन रीजन इज देयर कि जब वेट बेयरिंग होती है, जब हम चलते हैं या एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जा रहे हैं, तो हमारा वेट बेयर हो रहा है, हमारी लेग्स पे, हमारी बोन्स पे वेट बेयर हो रहा है, तो मसल्स को एक स्टिमुलस मिलता है, बोन्स को एक स्टिमुलस मिलता है, जिससे वो एब्जॉर्प्शन करती हैं कैल्शियम को हमारी बॉडी से अपने अंदर। बट जब अगर हम नॉन वेट बेयरिंग है, हम लोग लेटे हुए हैं इमोबिलाइज काफी टाइम से, तो वो स्टिमुलस जो है वो मिलता नहीं है, जिसके कारण मसल वीकनेस हो जाती है और बोन की एब्जॉर्प्शन पावर जो होती है वो कम हो जाती है एंड इम्बैलेंस स्टार्ट हैपनिंग। लेस प्रोटीन इनटेक, अगर आपकी खाने के अंदर प्रोटीन का क्वांटिटी कम है,
देन ऑल्सो इट इज बीन सीइंग कि ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जिनका प्रोटीन इंटेक ज्यादा है। हाइपरथायरॉइड, आजकल बहुत कॉमन है थायराइड की प्रॉब्लम्स। एक हाइपो होता है जिसमें थायराइड लेवल कम हो जाता है, एक हाइपर थायराइड्स होते हैं जिनके थायराइड लेवल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो उनमें भी चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोन इम्बैलेंस कि ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस हो सकते हैं कि इन द लॉन्ग टर्म हो। तो सबसे लास्ट जो है जिसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट इज अल्कोहल एंड स्मोकिंग। एक्सेस ऑफ दिस इट ऑल्सो लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। सो ये सब चीजें हैं जो हो सकता है कि इसके कारण हो जाए, एंड इट्स नथिंग टू वरी, कोई ऐसे घबराने की चीज नहीं है। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो आप ये सोच लो कि अभी भाई मैं एक्सरसाइज करूंगा और मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी तो इट्स बेटर आई शुड नॉट एक्सरसाइज। ये गलत है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब आप एक्सरसाइज करते हो, स्पेशली वेट ट्रेनिंग करते हो, प्रॉपर वेट ट्रेनिंग विद द करेक्ट वेट्स एंड प्रॉपर गाइडेंस, देन इट हैज बीन सीन कि आपकी लेवल्स जो हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, जो टी स्कोर लेवल मैंने बताया था, वो अपने नॉर्मल लेवल तक आना शुरू होता है। स्टडी हैज शोन दैट। सो प्लीज एंड प्लीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सरसाइज करनी है। उनको तो औरों को तो करनी है, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है उनको पक्का करनी है, ठीक है। तो दिस वाज द जनरल आइडिया अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस कि क्या होता है, क्यों होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो, एंड क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा जब हम इन सेशन के लिए आए हैं कि व्हाट आर द एक्सरसाइजेस व्हिच आर नेसेसरी फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। देयर इज नॉट अ कोई प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइजेस नहीं है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कि जैसे भाई ये लिस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस हैं, ये आप बस ऑस्टियोपोरोसिस का बंदा ही करेगा, ऐसा नहीं है। देयर इज नो जर्नलाइज्ड प्लान। आपको सब टाइप की एक्सरसाइजेस करनी है, बट विद द प्रिकॉशन कि हाँ, कौन सी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज नहीं करनी है, जैसे कि रनिंग नहीं करनी है, जॉगिंग नहीं करनी है, जुम्बा नहीं करना है, और जो ब्रिस्क हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा आपके बोन्स के ऊपर स्ट्रेस पड़े, वो वाली एक्टिविटीज जो है वो नहीं करनी है। एक्सर्शन एक लेवल तक ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। एंड प्रिकॉशंस तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ कि क्या क्या आपने अपने प्रिकॉशंस फॉलो करनी है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग हमारे हाथ में है, उसको हम कम कर सकते हैं। कैफीन, चाय, आई एम नॉट सेइंग कि चाय, इवन आई लव हैविंग टी। सो चाय नॉर्मली होती है कि आप हर आधे आधे घंटे के, नॉर्मली होता है कि चाय बहुत ज्यादा कई लोग पीते हैं, तो कैफीन हैज ऑल्सो, चाय और कॉफी को भी अगर आप कम कर सके, सो देन ऑल्सो इट्स अ गुड थिंग कि आपका बॉडी जो है वो आपके फाइटिंग मैकेनिज्म्स इंक्रीज होंगे। सॉल्ट का इंटेक कम कीजिए, वो भी है एक फैक्टर है कि सॉल्ट एक साइलेंट किलर है, जिसके हाई सॉल्ट जो लोग खाते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं। दूसरा ये सब चीजें थी, एंड अब देखते हैं कि हम कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मेन। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा मैंने एक वी कैन से दैट एक प्लान है जिसमें आप बेसिक के स्पेलिंग्स कैसे रहते हैं, बी रहता है, ए रहता है, एस रहता है, आई रहता है, सी रहता है। सो दिस इज बेसिक बी। फर्स्ट बेस बी पे जाते हैं, बी इज बैलेंस एक्सरसाइजेस। सो बैलेंस एक्सरसाइजेस करनी है। मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगी कौन सी एक्सरसाइजेस आप इजिली विद द गाइडेड वे कर सकते हैं। बी इज फॉर बैलेंस एक्सरसाइजेस, ठीक है। देन इज ए इज एरोबिक्स एक्सरसाइजेस। देन इज एस इज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेंथनिंग में आप जो मैंने रिक्वायरमेंट्स, आई होप जो मैंने रिक्वायरमेंट्स भेजी थी वो आप सबको मिल चुकी हैं। सो आई रिपीट इट। सो एक मुझे टॉवल चाहिए था, टॉवल रोल, और एक मुझे 2 वाटर बॉटल्स चाहिए,
और थेराबैंड चाहिए। जिनके पास थेराबैंड नहीं है वो अभी के सेशन के लिए दुपट्टे के साथ काम कर सकते हैं, बट थेराबैंड इज अ मस्ट इन एवरी होम, आई मस्ट से दैट। चाहे आप यंगस्टर्स हैं, चाहे आप 40 इयर्स के हैं, चाहे आप अबव 60 हैं, थेराबैंड आजकल की रिक्वायरमेंट है। ये एक तरह का आई कैन से दैट इट्स अ फैशन कि अब आप लोग की होना ही चाहिए। अभी पुरानी चीजें ये से आप मतलब वी मस्ट अपलिफ्ट आवरसेल्फ, एंड थेराबैंड एक ऑनलाइन भी आजकल अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर्स में भी अवेलेबल है। थेराबैंड से बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं और बहुत इजीली हो सकती हैं। आई सजेस्ट कि वेट्स डंबल से बेटर है थेराबैंड। कहीं पे भी लेके जा सकते हो, कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपने पर्स में भी आ जाता है, इतना इजी है, अपनी पॉकेट में भी आ जाता है, तो कहीं पे भी आप लेके जा सकते हो थेराबैंड। सो इट्स सच अ गुड थिंग। और दैट्स इट। एक टॉवल, 2 वाटर बॉटल्स मंगवाई थी और एक थेराबैंड, ठीक है। जिनके पास नहीं है डोंट वरी, आप देख लीजिए, दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड, बाद में आप देख के दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। नथिंग टू वरी जिनके पास नहीं है। So S is for strengthening, I is for isometric exercises, and C is for concentration. So concentration is very important. मैं लास्ट से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज वेट बेयरिंग और स्ट्रेंथनिंग हम आज करेंगे, बाकी सब चीजें जो होती हैं वो नॉर्मली सेशंस में आपके करा चुके हैं। लाइक बैलेंस भी हम लोग लेंगे, बैलेंस को भी एक बार लेंगे, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, और ये दोनों चीजें हम लोग लेंगे। बाकी हम लोग ए फॉर एरोबिक्स डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, आइसोमेट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं और कंसंट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं। एरोबिक्स, एरोबिक्स एक्टिविटीज में आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप स्विमिंग कर लीजिए, दैट जिसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है वो एक्सरसाइजेस। आपको ब्रिस्क वॉक करना है, वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग करनी है, साइकिलिंग कर सकते हैं, बट इन अ लिमिटेड एक्सटेंट। मतलब 15 मिनट से ज्यादा कंटिन्यूस, ये नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा हम लोग करते रहे। 15 मिनट्स कीजिए, उसके बाद रेस्ट कीजिए, फिर दोबारा 15 मिनट्स कर लीजिए। 30 मिनट्स इज मोर देन इनफ, आई विल से 15-20 मिनट्स इज मोर देन इनफ टू इंक्रीज योर हार्ट रेट। तो वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। Should I ask you one question? जैसे कि क्वेश्चंस नहीं एक one thing I'd like to ask, पूछिए that is I have got asthma problem, so I cannot work at the stage for a long time. So if I break it for 10 minutes, then after some time for 10 minutes like that, half an hour or 45 minutes in a day. So that's my question. That's what I'm saying कि मैम कंटिन्यूस ये एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। अगर आपको अस्थमा है तो 10-15 मिनट्स के बाद आप ब्रेक लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, बैठ के अपनी थोड़ी हार्ट रेट जो इंक्रीज हुआ है उसको डाउन मत कीजिए। बैठे हैं तो एक्सरसाइजेस जैसे अपनी नेक की मूवमेंट्स, अपनी ये वाली मूवमेंट्स, शोल्डर मूवमेंट्स, आर्म मूवमेंट्स, तो नॉर्मली पीटी एक्सरसाइजेस जो हम लोग स्कूल टाइम में करते होते थे, तो वो एक्सरसाइजेस उन 5 मिनट्स के रेस्ट पीरियड में आप उसको कर लीजिए ताकि आपकी हार्ट रेट कम ना हो, ठीक है। फिर जब थोड़ा सा आपका लेवल पे आ जाए, यू फील कि मैं आगे चल सकती हूँ, तो फिर दोबारा चल लीजिए। सांस नहीं फूलना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग। बाकी सब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये एरोबिक एक्सरसाइजेस हो गई, और कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस में कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस आ जाती हैं। उनका भी बहुत सारा वो है कि जैसे आई टू आई ये वाली हम एक्सरसाइजेस करते हैं, ये वाली। सो वंस अ डे ये कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस तो जरूर करनी है ताकि आपका जो ब्रेन है वो रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग हो। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं एंड फॉल की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो उनको इंक्रीज करने के लिए दीज कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस आर वेरी गुड। सो आई होप like my colleagues have undergone various coordination, have taught you various coordination exercises also. सेशंस काफी ले चुके हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस के ऊपर भी। तो वो जस्ट ये नहीं है कि जिस दिन कोऑर्डिनेशन का आपका प्रोग्राम हो उसी दिन करना है, आपको रोज करनी है कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस ताकि आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो स्ट्रांग रहें,
एंड अगर जब भी आपको कुछ खुदा ना खास्ता कुछ ऑब्स्टेकल आ जाता है, सो योर मसल्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रिवेंट दैट फॉल, राइट? तो अब आते हैं हम लोग बैलेंस एक्सरसाइजेस पे। सो बैलेंस एक्सरसाइजेस नॉर्मली बेड पे करनी चाहिए ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स को, ताकि कुछ फॉल ना हो। सो एक हम एक्सरसाइज नॉन वेट बेयरिंग में करेंगे, एक एक्सरसाइज हम वेट बेयरिंग में करेंगे, ठीक है? मतलब स्टैंडिंग में करेंगे और एक एक्सरसाइज हम लाइंग में करेंगे। सो आई विल जस्ट मूव माय दिस थिंग। तो एक ही एक्सरसाइज है जो आपके सारे मसल्स को स्टिमुलेट कर देती है, बैलेंस मेंटेन करती है। तो वो है, आप सीधा लेट जाइए बेड पे। तो इस तरह से लेट गए, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, हाथों को आप इस तरह से रख लीजिए, सीधा लेट गए हैं, अपना घुटना जो है वो आपका मुड़ा हुआ है, एंड देन हाथों को इस तरह से रखना है। इस तरह से रखते हुए आपको ब्रिजिंग करनी है। ब्रिजिंग मतलब कि, और पैरों को थोड़ा सा अपने पास ले आइए। ये जैसे मेरे पैर जो है पहले इधर थे, अभी मैंने अपने बटक्स के पास में ले आए। सो इस तरह से आपने हाथों को ऊपर किया, एंड देन लिफ्ट योर पेल्विस। ओके, आपका पेल्विस लिफ्ट हो गया, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, अपने लेग को इस तरह से 1 2, मतलब कि अपने लिफ्ट करनी है लेग 90 डिग्री, टेबल बनाना है एक तरह का, इस तरह से। सो आई डू इट अगेन। हाथों को इस तरह से ऊपर रखा, पेल्विस को लिफ्ट किया, एंड देन 1 अगेन 2। तो इसमें आपका क्या हो रहा है, आपके ग्लूट्स भी काम कर रहे हैं, हिप के मसल्स भी काम कर रहे हैं, आपका कोर भी काम कर रहा है, आपके शोल्डर मसल्स भी काम कर रहे हैं, लेग के मसल्स भी काम कर रहे हैं। सो इट्स लाइक कि पूरी बॉडी का बैलेंस जो है वो आपका हो रहा है। एंड अच्छे से बेड पे बैठ के, कोई बेड पे लेट के आराम से करनी है। सो दिस एक्सरसाइज वी डू फॉर 5 टाइम्स। तो 1, सिंपल है, लिफ्ट करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। That's it. अभी स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस। तो स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस में सीधा कहीं पे भी खड़े हो जाइए, एंड देन एक चेयर ले लेनी, राइट? सो चेयर पे लेट ऐसे इस तरह से आपको बैठना है। So what you have to do, you have to sit on the chair. इस तरह से बैठी। तो बस अभी क्या करना है, आपको यही एक्सरसाइज करना, पूरा बैठना नहीं है। 1 2, वेरी गुड एक्सरसाइज, जिसमें आपका बॉडी वेट जो है वो आपको बैलेंस करवा रहा है। बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। इनफैक्ट आपके लेग्स स्ट्रेंथन होते हैं बिकॉज ऑफ योर बॉडी वेट। यू जस्ट हैव टू टच द चेयर, एंड आपके हाथ कहाँ पर हैं? आपके हाथ कहाँ पर हैं? देखिए, अगर आपको लगता है कि आप गिर जाएंगे तो आगे चेयर रख लीजिए, एंड देन चेयर, वॉल या एनीथिंग, स्टूल,
कुछ भी वो रख सकते हैं, नहीं तो हाथों को इस तरह से आप करके क्लैप्स करके यू जस्ट हैव टू सिट। थैंक यू। माइंड इट कि आपका जो ये नीज है दे शुड नॉट गो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड नहीं जाना, बस इसी पे ही आपको बैठना है। So this is squatting. Another 5, 5, 4, 3, 2, and 1. Right? Then है आपके heel raises. So heel raises कैसे आपको मालूम ही है। So अच्छे से बैलेंस बनाते हुए एक One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेयर रखनी है रख लीजिए, नहीं तो बिना चेयर के भी हो सकता है। और बैलेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। मैं इसे इस तरह से सिंगल लेग स्टैंडिंग, 1, 2, 3। एक स्टिमुलस मिलना चाहिए वेट बेयरिंग में बोन को कि उसको एब्जॉर्प्शन करनी है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब, चाहे उसकी जो खत्म करने की टेंडेंसी ज्यादा है बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, पर एटलीस्ट आप जब वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो वो कैल्शियम तो एब्जॉर्ब हो रहा है, एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो कंपनसेशन हो रही है। खत्म करता जा रहा है बट हम उसको और देते जा रहे हैं। तो 5 more, 5, 4, 3, 2, 1. Other side, 1, 2। इसको धीरे धीरे करना है ये एक्सरसाइजेस ना, फिर आप सिंपल 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. This is hamstring curls. Now is single leg standing. So इसको आप कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखाती हूँ सीधा। लाइक सपोर्ट, इस तरह से आप सपोर्ट कर लीजिए अपने आर्म्स को स्ट्रेट। आर्म्स को एक बार मैं दिखा देती हूँ। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू लाइक फ्लाइंग पोज, वी हैव टू डू लाइक दिस। फ्लाइंग करते हुए आपने बैलेंस करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Again. दूसरी leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. So this is single leg standing. एंड हिप की मूवमेंट्स के लिए कैसे कर सकते हैं, आप सिंपल चेयर को पकड़ लीजिए एंड देन दीज आर 4 वे हिप स्वे एक्सरसाइजेस। इसमें आपको 1, 2, आगे आ जाइए, थोड़ा सा सिंपल स्विंगिंग करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दूसरी साइड 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We are balancing the hip muscle because hip पे और spine पे ज्यादा होता है, so हमें इन muscles को ज्यादा target करना चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये सारी एक्सरसाइजेस स्टैटिक बैलेंस थी. स्टैटिक बैलेंस मतलब कि एक ही जगह पे खड़े होके आपने अपना बैलेंस किया. तो डायनेमिक बैलेंस क्या होगा? सो डायनेमिक बैलेंस में आप 2 बॉटल्स लेंगे इस तरह से और उसको आपने इस तरह से रख लेना है. सो दिस इज डायनेमिक बैलेंस. सो ये वाली पोजीशन रहेगी. सो आप इस तरह से इसको पकड़ते हुए आपने वॉक करना है, फॉरवर्ड वॉक. 1, 2, 3, 4. I'm not covering more distance because वो फिर आउट ऑफ फोकस हो जाता है कैमरे का. आपने काफी एक पाथवे ले लेना है जिसमें आप पूरा चल पाए. सो एटलीस्ट 10 to 15 राउंड हो जाने चाहिए विद द हेल्प ऑफ वाटर बॉटल. सो इसका डायनेमिक बैलेंस का है कि वाटर बॉटल जो होते हैं वो आपके बैलेंस, आपके मसल्स को एंगेज करेंगे और बैलेंस में हेल्प करेंगे. ठीक है. जब फॉरवर्ड राउंड्स 10 राउंड्स हो जाए देन ट्राई टू डू इट बैकवर्ड्स. जितना हो सकता है बेबी स्टेप्स लेने हैं बैकवर्ड करते वक्त. बहुत लंबे लंबे स्टेप्स नहीं, ओनली बेबी स्टेप्स. एंड टेक केयर कि कोई आसपास कोई ऑब्स्टेकल ना हो, एकदम क्लियर हो सब कुछ. Three, 4, 5. So these are basically balance exercises. Abhi aerobic activities we have already discussed. Then is कि हम लोग अपनी strengthening exercises करें. Strengthening exercises with the help of TheraBand and bottles, of course. तो हम सबसे पहले अपना उससे करेंगे. TheraBand से शुरू करते हैं. अपर बॉडी की एक्सरसाइजेस, शोल्डर्स की कैसे करेंगे वो ये ले लेना है सिंपल. और इसको आपको एक टक इन कर लेना है. इस तरह एक पैर पे आपने टक इन कर लिया. ठीक है. तो दूसरा एंड आपने जब पकड़ा है तो इस तरह से आप उसको पकड़ लेंगे. तो ये आपका आ गया इस तरह से. सो देन 1, 2, 3, 4, 5. दूसरी लेग. This is flexion. 1, 2, 3, 4, and 5. So Ruchi, this can't be done with the dupatta. This has to be only done with the TheraBand.
ये दुपट्टे से खिंचता नहीं। या दुपट्टा से जस्ट दुपट्टा से आपकी टेक्निक आपको समझ में आ सकती है, बट आपको स्ट्रेंथनिंग नहीं हो। राइट, स्ट्रेंथनिंग होता है। आप वाटर बॉटल से कर सकते हैं। यू कैन टेक अ वाटर बॉटल एंड सेम यू कैन डू। ओके ओके, तो वो हम दोनों एक इट्स बेटर कि आप इकट्ठे मत कीजिए। जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, डोंट डू इट बिकॉज वो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। सो पहले 10 कर लिया एंड देन फिर दूसरे हैंड से आप 10 कीजिए। ओके, करेक्ट। तो ये तो हमारी हिप उसकी हो गई। अब बाइसेप्स, ये वाले जो बाइसेप्स कर्ल्स कर लेते हैं, सेम उसका भी यही है कि आपने उसको ऑपोजिट लेग से पकड़ना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। सेम लेग से पकड़ते हुए सेम मत कीजिए, ऑपोजिट लेग से उसको एक एंड को उसका पकड़िए एंड देन जस्ट रोल इट लाइक दिस अपने हिसाब से। जब आपको एक टेंशन फील हो जाए एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, ये चीज का बहुत ध्यान है कि ये इस तरह से नहीं करना। ये आपका जो ये एल्बो है, इट शुड बी अगेंस्ट द चेस्ट। देन बाइसेप्स की एल्बो फ्लेक्शन करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको बॉटल के साथ भी कर सकते हैं। सेम यही चीज इस तरह से पकड़ लीजिए एंड देन टच योर शोल्डर्स। बट द टेक्निक इज सेम कि ये ऐसे नहीं करनी, ये कोई एक्सरसाइज नहीं होती है। सो आपका टक इन होगा, ये जो एल्बो है दैट इज टक इन एंड देन जस्ट डू। तो ये हमारी एल्बो फ्लेक्शन हो गई, हमारे बाइसेप्स कर्ल्स हो गए। अब हम एक्सटेंसर्स पे जाते हैं। एक्सटेंसर्स के लिए आप इस तरह से लूप बना लीजिए, एक ये वाला। इसको हम पहले अब आई टोल्ड यू कि जो हमारी अपर स्पाइन है, स्पाइन पूरी जो है वो उसके शोल्डर्स, स्पेशली द स्कैपुला, ये जो पीछे हमारे शोल्डर्स हैं, इनके बहुत चांसेस होते हैं कि इनमें एकदम से, बिकॉज ये रिब केज के साथ अटैच्ड है, तो इनकी स्ट्रेंथनिंग भी बहुत जरूरी है। सो इस तरह से ऐसे पकड़ के एंड देन जस्ट डू दैट। इससे माइंडेड कि आपके शोल्डर्स जो है वो ऊपर नहीं उठे होने चाहिए। सो जस्ट उनको रिलैक्स कीजिए एंड देन आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जितना होता है उतना हम करना है। डोंट गो बियॉन्ड द पेन लेवल। जैसी पेन आपको स्टार्ट हो रही है, सपोज 5 रेपिटेशंस के बाद या 4 रेपिटेशंस के बाद यू आर गेटिंग अ पेन, रिलैक्स। जरूरी नहीं कि 10 कंप्लीट करने के बाद ही रिलैक्स करना। सो यू हैव लिसन टू योर बॉडी। यही चीज हम लोग ओवरहेड करेंगे इस तरह से। Like this. 1 2 3 4 5 एंड देन पीछे ले गए थोड़ा सा एक्सटेंसर्स के लिए। 1 2 3 4 राइट। अब हमारा शोल्डर्स की एक्सटेंसर्स भी हो गए, फ्लेक्शन भी हो गया, देन अबडक्शन भी हो गया। ये वाला जो हमने किया था, हमारे अबडक्शंस भी हो गए। अब हमें सिर्फ एक रह गया है, दिस ट्राइसेप्स। सो ट्राइसेप्स के लिए आपने क्या करना है, इस तरह से वॉक स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाना है एंड देन इस तरह से आप अपने हाथों को रखेंगे रोइंग में। जैसे एक बोट को रो करते हैं वैसे करना है आपको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, वो चीज ये है कि आपको स्पाइन को इस तरह से नहीं करना है, लाइक दिस। ये देखिए, स्पाइन को ये नहीं करना है, लंबर से नहीं झुकना है, आपको यहां से झुकना है।
अंडरस्टूड? ये कई लोग क्या करते हैं कि ये कर लेते हैं, ये आपको कर्व दिखाई दे रहा है, ये कर्व इट इज वेरी बैड फॉर द नॉर्मल पीपल ऑल्सो। सो यहाँ से नहीं, मिड स्पाइन से या लंबर से नहीं झुकना है, फिर यहाँ से पूरी स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए आप यहाँ से झुकेंगे पेल्विस। तो अब करनी कैसे है ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज? वॉक स्टैंडिंग पोजीशन, स्पाइन को जैसे देखिए, यहाँ से झुक रही हूँ मैं, बिल्कुल प्लेन है मेरा। एंड देन 1 2, थोड़ा सा नीज को फ्लेक्स कर लीजिए, 4 5 6 7 8 9 10। Again, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. So these were upper body exercises जो आप इससे कर सकते हैं। लोअर बॉडी के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का एक लूप बना सकते हैं। So you can make a loop. तो जितना इस तरह से हो जाए, एंड देन उसको आप क्या करना है, मेनली हमें हिप एब्डक्टर्स की एक्सरसाइज ही करानी है। तो जैसे अगर हम सपोज यहाँ पे लेट गए, तो इस लूप को आप अपने पैरों में डाल दीजिए, राइट, पैरों में डाल दिया, एंड देन यू हैव टू like this. 1 2 3 4 and 5. सिमिलरली ऐसे रख लिया, 1 2 3 4 and 5. हमारे क्वाड्रिसेप्स के लिए 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. रुचि, ask you something. yes इससे बैक पेन नहीं होगी? ये जो दो बैठ के क्या होता है कि मैम आपका जो नी के मसल्स है वो आपके एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रहते हैं, ठीक है। आपको हिप के मसल्स इंगेज करवाने हैं, बैठ के सिर्फ नी के मसल्स इंगेज हो पाएंगे। नहीं, बैक पेन नहीं होगी, आप ये कह रहे हो? ये एक्सरसाइज से कमर में दर्द होगी कि नहीं? नहीं, कमर में दर्द नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपके कमर में स्ट्रेन पड़ रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप अपना एक हाथ पीछे रख लीजिए। अच्छा, ठीक, ये वाला जो चीज है, मेरे पास जो रेजिस्टेंस बैंड है, दैट इज उसकी स्ट्रेंथ मैंने अपने अकॉर्डिंगली ली है कि आई कैन डू इट, बट आपको अपने अकॉर्डिंगली लेना है। सो जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है उनको येलो बैंड से करना है ये वाला। इवन रेड बैंड भी आई वोंट सजेस्ट इट कि आप रेड बैंड से उसको कीजिए। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि रेड बैंड की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है। सो धीरे धीरे जब आप यूज टू हो जाओ और आपको लगे कि कॉन्फिडेंस आ जाए, आई कैन डू इट, देन यू शुड गो फॉर रेड बैंड। बट फिर वो डेंसिटी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि कितना आपका लेवल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑस्टियोपोरोसिस अगर तो बिगनिंग में है तब आप रेड से स्टार्ट कर सकते हो, मगर अगर आपको बहुत ज्यादा आपकी प्रॉब्लम है, लाइक जैसे मैंने बोला कि 2.5 से भी आपकी लेवल जो है वो नीचे है, सो देन यू शुड डू द एक्सरसाइजेस विद द येलो बैंड। येलो बैंड एक बहुत ही लाइट रेजिस्टेंस होती है उसकी, तो इजीली आप अपनी लेग को, अगर जैसे एक लूप भी बनाया है,
तो इसको बनाने के बाद भी यू कैन इजीली लिफ्ट योर लेग और बैक पे स्ट्रेन नहीं आता। जैसे जैसे बैंड की रेजिस्टेंस बढ़ती रहती है, आपको रेजिस्टेंस भी उतनी ही बढ़ती है, आई मीन जैसे उसकी जो स्ट्रेंथ है जितनी ज्यादा होती है उतनी उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती रहती है। एक और बात पूछनी है कि जो पैरों में बैंड लगाते हैं वेट वाला 1 किलो का 1-1 किलो का, वो लगा के कर सकते हैं? वो भी मैम फिर उसी पे ही डिपेंड करता है कि आपकी कितनी डेंसिटी है। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है और उसका लेवल 2.5 है, सो आई विल सजेस्ट कि कम वेट्स लीजिए। सी द पॉइंट इज दैट कि यू कैन डू एंडलेस, आप 2 kg का वेट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन आई हैव सीन पेशेंट्स जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, वो 2 kg का वेट लेके भी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ, मैं तो 1 किलो एक का ले लेती हूँ। हाँ, वो कर पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं कर पा रहे हैं। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, सो बट यू हैव टू डू इट वेरी करेक्टली, वेरी केयरफुली, नो स्ट्रेस, नो एक्सर्शन, नंबर ऑफ रेपिटेशंस 5 ही कीजिए, बट करेक्ट टेक्निक से कीजिए। ये नहीं कि प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारे डेंसिटी जो है वो कम है, सो वी कैन टेक वी डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। ओके, थैंक यू। हो जाती हैं, it can be serious. ओके, थैंक यू। Megha, good morning, Megha. I'm Ruchi. Oh, I'm so sorry, Ruchi. Sorry, It's I had okay. Ruchi. Ruchi, thank you so much for the nice exercises. I just want to ask you 2 or 3 questions. Can I ask them? Yeah, sure. The first one is that in these TheraBands, can you tell me the seriation? कौन सा सबसे सिंपल है, फिर उससे डिफिकल्ट कौन सा है? कैन यू टेल द कलर्स विद सीरिएशन? फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आप बता दीजिए, देन आई विल आस्क यू द सेकंड क्वेश्चन। Okay. See, सबसे कम रेजिस्टेंस वाला बैंड जो है दैट इज अ येलो बैंड, उसकी सबसे कम रेजिस्टेंस होती है। देन कम्स द रेड वन, देन ब्राउन एंड देन ग्रीन एंड सबसे जो बट आजकल क्या हो रहा है कि आजकल सी दिस इज अ ब्लू कलर, इट कम्स बिटवीन द ब्राउन एंड द रेड। ये मुझे डीकैथलॉन से मिला है, आई हैव गॉट इट फ्रॉम डीकैथलॉन। वहां पे रेड कलर का नहीं था, येलो था, बट व्हेन आई क्लैरिफाई द रेजिस्टेंस विद द रेड, ऑनलाइन में जब मैंने चेक किया तो इसका और रेड का रेजिस्टेंस जो था उसमें था कि आपका था लो, मीडियम एंड हाई, ऐसे करके था उसमें। सो आई हैव टेकन मीडियम, सो रेड इज मीडियम, येलो इज लो एंड हाई कम्स ब्राउन, ग्रीन जो है हाई की कैटेगरी में आ जाता है। I have a second question. Some bands, like your band is open totally, right? And my band is, all one piece. It can be open, like it's in a round circle. So Tubing, what is the difference? it's a tubing. Like, No, can you show it to me? It is like yours only. It's like yours only, but it is closed all over. I mean, it's not like an open thing. Okay, but it doesn't have ends. You are saying that? It doesn't have ends. That's what I'm saying. Yeah, that's what I'm saying. Okay, so maybe you can cut it like level करके and then cut कर लीजिए उसको. अच्छा, third question is that, Dr. Rag, Dr. Megha, I had a little bit of osteopenia, but I want to share this with all my friends right now. I took for 6 months 1 tablet each of Hydropos, and that has really helped me. I mean, it has nearly gone away now. So just because I kept asking people, doctors, if like anybody knows about it, so I want to share it for the benefit of all the people who are listening right now. And the third thing is, Dr. Anurag had prescribed this kind of a thing at that time. So, what do you have to say for this? This is also good. In fact, this is known as a Thera tubing बोलते हैं इसको, and it is much better than this TheraBand also, because the reason behind that is it has got handles. So
You don't have to circle it around your hands, and you do like जब circle करते हैं hands के तो कभी-कभी दर्द होने लग जाते हैं. So but in the tubings we have that we can hold it, and it's it's much better, but the function is the same. The function you will get with the TheraBand, the function you will get with the tubings, it's the same thing. No difference in that. Yeah, and Same and result one you'll get. last question. One last question. I come back from a walk of half an hour, and after that, then I do. Am I supposed to do it immediately or give a gap in between before I do these exercises? And if I have a cup of tea and one small biscuit, is it all right to be exercising after that? See, normal tendency is that if you are doing heavy weight exercise, if you are doing aerobics, or you have to do yoga, or you have to do cycling, जहाँ पे आपके abs का workout हो रहा है, then it's a saying कि half an hour का gap होना चाहिए. But if you're doing a journal exercise like a TheraBand or something lighter mode, then like it's okay, like 10-15 minutes, 10 minute का gap करके you can start the exercise. There's no such thing कि immediately you should not start, but at least 5-10 minutes you can take a break, and then उसके बाद आप start कर सकते हो. And I can have with a small cup of tea and a biscuit before exercise. You can do that A cup of tea and biscuit before exercising. before the exercises, like you can have it. See, it's not high impact activities, it's a normal light mode exercises with the weight bearing. So even I had a cup of tea and a biscuit before the session, so it's okay. You can take it. Dr. Lots of people have it, like session से पहले वो चाय पी रहे होते हैं, so it's okay. अच्छा, Dr. Ruchi, I have a question. That Hello, excuse me, can I please finish? yeah, Rashmi, yes. डॉक्टर रुचि, आपका सेशन कंप्लीट हो गया है? हाँ जी, हो गया. अच्छा, Ruchi, one question please. Nowadays they recommend that if you are having calcium, you should have vitamin D, but that helps in the absorption of the calcium. So is it okay? It is a Yes, must. ma'am. If Is it you a have must? osteoporosis, doctors prescribe calcium supplements and vitamin D, both. The reason behind that is that vitamin D helps in the absorption of calcium from the body. Mhm. So you should have it. What about sitting out in the sun? That can also, you can do it. If there's This no is that like helps. nowadays sitting outside and अभी तो फिर भी ठीक है, like it's corona is not over, but it's being less, so you can go outside and you can walk. But earlier तो ये केस हो गया था, बाहर जा भी नहीं सक रहे थे, and there was no walk. But This is you sunshine can also take, helps. yeah, you can go outside and take a sun bath also. But अगर आपके levels कम है विटामिन डी का, तो वो supplement से ही पूरे होंगे, and लेना चाहिए. Like if your doctor has prescribed it, then you should take it. Okay, पूरा thank you course so much. खत्म करके ही then you should leave it. Don't Yeah, leave in okay. between. Thank Dr. you. Ruchi, thank you so much. You are very Can you- knowledgeable. Can And you Dr. Ruchi, you do a good Dr. job. Ruchi, हाँ I जी, want to ask. Mrs. रश्मि का एक Very क्वेश्चन रहता था, वो Okay, कंप्लीट okay, कर okay. लेते हैं. Yes, Yeah. Mrs. Rashmi. How do you spell the name of the band that you're using? I'm not. One minute, please. Excuse me. Dr. Ruchi, I wanted to say thank you so much for all these beautiful exercises and answering my questions. You are absolutely knowledgeable and as good as any professional doctor. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Yes, Ruchi, Yes, ma'am. Yes. आपने कहा ना बेसिक्स से आपने शुरू किया है, which is balance, aerobics, strengthening. What does I stand for, Ruchi? आइसोमेट्रिक्स जो हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के सेशन में आइसोमेट्रिक्स मैंने आपको बताए थे, नी आइसोमेट्रिक्स, हैम्स आइसोमेट्रिक्स, पिलो स्क्वीजेस, दैट यू कैन डू, नेक आइसोमेट्रिक्स. सो ये सब भी हेल्पफुल करते हैं And T is for coordination exercises. And what is the T is- last S? Last S? हो गया. B is for balance, Yeah, A is for aerobics, yeah. S is for S strengthening. for strengthening, I is for isometric, and C is for concentration or coordination.
Acha, basic. Okay, ma'am. Thank you. Please define again osteopenia. Osteopenia, sir, it's a condition in which there's a bone density is less. So it's the level is between 1.1 to minus 1.1 to minus 2.5. It's not a disease, and it can lead to osteoporosis, but it's an indication कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, बट आपकी बोन्स उसमें ब्रिटल नहीं होती हैं, सिर्फ डेंसिटी कम होती है बोन की, फ्रेजाइल नहीं होती हैं बोन, and there is no risk of fracture in osteopenia. Thank you so much. Thank you, ma'am. Any other questions? Any other queries? I was asking you about the band that you're using. I couldn't catch the name. How do you spell that? Tara band or Sara band? What do you say? Thera band. It's THERA, Thera band, BAND band. Thank you. Dr. Ruchi, can you give us the feedback form? Ma'am, could you please repeat your question? Can you give us the feedback form? Okay, feedback form, ma'am, you'll get it from your relation manager, or Dr. Anurag can help you out in this. Dr. Anurag. नहीं, मैं यहाँ से अभी मेरे लैपटॉप से पता नहीं उसका लिंक कॉपी पेस्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ जूम में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वजह से हो नहीं पा रहा है। आई डोंट नो, काफी टाइम से चल रही है ये प्रॉब्लम, पता नहीं क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। अच्छे सेशन के टाइम यही होता है डॉक्टर अनुराग के साथ। Chaliye, I hope everything is sorted out, and I hope you like the session, and keep doing the exercises, and we can conclude here. Dr. Anurag, can we conclude? जी, Chaliye, bye everyone. Take care. Thank you, doctor. Keep doing the Thank you very much. exercises. Bye everyone. Bye, Dr. Anurag. डॉक्टर अनुराग, एक बात पूछनी है आपसे। जी पूछिए। हाँ, आप वो रिकमेंड नहीं करते सिकाई के लिए इलेक्ट्रिक जो बेल्ट आती है कि वो ड्राई हीट प्रोवाइड करती है, तो क्या इलेक्ट्रिक वाटर यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक वाटर हॉट वाटर बैग? इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बैग एक बार को यूज कर भी सकते हैं, लेकिन जो ड्राई हीट वाला जो पैड है उसको यूज नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, मैं आज तक वही यूज करती है, अब सुन रही हूँ कि आप वो मना कर रहे हो, तो वाटर बैग कर सकते हैं, क्योंकि वो जो मैनुअल होता है वो थोड़ी देर में तो ठंडा हो जाता है, तो ये है कि कांस्टेंट ऑन रहता है तो प्रोवाइड करता रहता है। उसके लिए फिर जब हम कोई भी अपने बॉडी पार्ट की सिकाई करते हैं तो हीट देखिए दो तरह की होती है, एक ड्राई हीट और एक वेट हीट, मतलब काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो ड्राई हीट के नुकसान ये हैं कि वो आपकी बोन्स की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको समय के साथ बर्न कर सकती है, और वेट हीट से ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वही मैं पूछ रही हूँ, इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बॉटल यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो हॉट वाटर बॉटल जो है वही यूज करनी है। जो ड्राई हीट वाला पैड है उसको यूज नहीं, मैंने वही तो मैंने वो मंगवाना है, सोचा आपसे पहले पूछ लो। मैं पहले ड्राई हीट वाला ही करती थी। वेट हीट वाला या तो एक सिलिकॉन जेल वाला आता है, या एक उसमें पानी भर के भी गर्म करते हैं वो भी आता है। That you can just try to avoid. अभी है हॉट वाटर जो है जिसमें पानी है वो मंगवा रही हूँ, क्या वो ठीक है? जी हाँ जी, वो भी ठीक है। ड्राई वाले पे भी कवर चढ़ा हुआ है, वो थोड़ा बहुत तो उसमें मॉइस्ट आ ही जाता है जब सिकाई करते हैं। हाँ, पर फर्क पड़ता है। देखिए अलग अलग तरीके हैं हीट को ट्रांसफर करने के, रेडिएशन के थ्रू जब जाते हैं तो थोड़े नुकसान होते हैं। बस मुझे ये पूछना था कि हॉट वाटर बॉटल यूज कर सकते हैं? वही करिएगा, ड्राई हीट वाला मत करिएगा। थैंक यू। So with this we will conclude the session for today. So thank you so much to everyone for joining in. See you all tomorrow. So take care everyone, stay safe. See you tomorrow. Bye bye.